तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस एनालिसिस। ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम जो हमारी कल की जो बची हुई यूनिट थी जिस पे हमको वन टू वन डिस्कशन करना था, उस रिमेनिंग पार्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो देखा था उसमें हमने यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन की जो यूनिट थी उसमें कुल जितने चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड, इन सभी का सिलेबस अच्छे से कवर अप किया था। आज हम जो है यूनिट नंबर यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इन यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन कौन से इनमें कितना वेटेज होता है एग्जाम में। ठीक। तो बेसिकली हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। यूनिट जो हमारी पहली थी ये कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, ये हमने सिलेबस सारा इसका कंप्लीट कर दिया था। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड सभी को जो है यहाँ पर वन टू वन डिस्कशन कर लिया था। आज हम जो है यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें कि हम लोग जेनेटिक्स को देखेंगे। ठीक है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, यानी कि अनुवांशिकी और विकास के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट जो है इसमें सबसे पहले तो जो चैप्टर नंबर 4 होगा, वंशागति तथा विविधता, तो इसमें हमको मेंडल द्वारा जो दिया गया जेनेटिक्स था या अनुवांशिकी था, हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम मेंडल्स के जितने भी रूल्स हैं या जितने भी उन्होंने लॉ बनाए थे उन सभी का हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि इसको स्टडी करते हैं। और इसी के बाद में क्या हुआ कि जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी वो इवॉल्व होते होते उसमें विकास होते हुए और काफी सारी खोज के बाद, और जब गुणसूत्र की खोज हो गई थी तो उसके बाद जेनेटिक्स में क्या हुआ कि एक अच्छा मोड़ आया जहां वहीं से क्या हुआ कि क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल जेनेटिक्स, इसका क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय जो अनुवांशिकी होती है उसका इवॉल्व हुआ। इसी में हम लोग जब देखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो कैसे जाते हैं, तो मेंडल्स के जो नियम है उसके थ्रू हम बताएंगे। और इसके साथ में विभिन्नताओं का भी जो है हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि कौन सी विभिन्नताएं आती है। और मेंडल ने जितने भी जो टेस्ट किए थे तो उनमें क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर क्रॉस को भी देखेंगे। हम यहाँ पर सिंगल क्रॉस, मोनोक्रॉस और डबल क्रॉस, इन सभी प्रकार के क्रॉस को यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके साथ में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, साथ में जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर होता है, तो उसी के साथ में क्या होता है, कुछ बहुत सारी डिजीज होती है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है। तो ये कैसे होती है, जब तक हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण कैसे ट्रांसफर होते हैं उसको नहीं समझेंगे, तब तक हमको जो है ये सारी डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है उसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। तो हम बेसिक यहाँ पर पढ़ते हैं और इसके बाद में कैसे गुणसूत्रियों का ट्रांसफर होता है और उससे संबंधित जो भी विकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करना है हम लोगों को। अगला जो चैप्टर होता है वो होता है वंशागति का आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस। पहले चैप्टर में हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ा था जिसमें मेंडल इतना बता पाए थे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है लक्षण तो स्थानांतरण हो रहे हैं, लेकिन वो किसके थ्रू हो रहे हैं, क्या संरचना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है जैसे ही गुणसूत्रों की खोज हुई थी, ठीक, तो वहां से पता चला कि वंशागति का जो आणविक सिद्धांत होता है या आणविक आधार होता है वो होता है हमारा डीएनए होता है। और डीएनए में ही क्या, वो गुणसूत्रों में ही क्या होता है, डीएनए होता है। और गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनके साथ में गुणसूत्रों के भीतर चूंकि क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है, और डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और यही लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो इस चैप्टर में हम अनुवांशिकी पदार्थ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो हम अनुवांशिकी पदार्थ जो है मेन, यहाँ पर अनुवांशिकी पदार्थ जो होता है वो होता है डीएनए। हम यहाँ पर डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए
न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे, आनुवांशिकी पदार्थ के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। डीएनए के साथ साथ में हम यहाँ पर आरएनए की भी संरचना पढ़ेंगे, आरएनए के प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे, डीएनए कैसे पैकेज होता है एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कैसे डीएनए पैकेजिंग होता है, डीएनए कैसे अपनी एक से अधिक फोटोकॉपी बना लेता है। ठीक, तो डीएनए डुप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेंट्रल डोग्मा ऑफ डीएनए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ डीएनए ये होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से जो है प्रोटीन बनता है, तो एक निश्चित क्रम के अंतर ये संरचना चलती है, तो इसे ही हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ डीएनए कहते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जो मतलब जितनी भी प्रोटीन बनने की जो चरण होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम कुछ ओपेरॉन्स को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और इसी के साथ में जीनोम परियोजना जो होती है, डीएनए से संबंधित जितनी भी जीन परियोजनाएं होती है, जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना, और इसी के साथ में डीएनए फिंगरप्रिंट जो एक बहुत अच्छी मेथड है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करना है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होती है, किसने इसको इवॉल्व किया था, इसका क्या यूज है वर्तमान में, उन सभी को हमको देखना है। इसके साथ में जो 6 नंबर का जो चैप्टर होता है वो होता है जीवन का विकास। विकास कैसे हुआ, मानव कैसे एक, जो युग आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जिसमें रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियो और जितने अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां थी उनसे एक को विकसित मानव का निर्माण हुआ। तो ये कैसे हुआ इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, और यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और यहीं पर हम लोग जो है, और एक हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और एक चार्ल्स डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का जो थ्योरी होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। विकास के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर हम बिग बैंग थ्योरी को भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ज्योग्राफी में अर्थ का निर्माण बताया जाता है, तो यहाँ पर हम अर्थ पर जो जीवन का विकास हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिग बैंग थ्योरी का हम जो है यहाँ पर भी यूज करते हैं। जैव विकास के हम लोगों को प्रमाण बताना पड़ेगा, और कैसे मनुष्य का जब विकास हुआ तो कैसे उसके शरीर की संरचना में परिवर्तन हुआ, अनुकूलन हुआ। जैसे कि सबसे पहले क्या होते थे कि जो हाथी होते थे वो थोड़े बड़े टाइप के होते थे, लेकिन आजकल के हाथी जो है थोड़े से कम साइज के होते हैं। कुछ भालू जो है ट्रॉपिकल रेंज में पाए जाते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, और कुछ भालू जो होते हैं वो शीत एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि ठंड वाले इलाकों में पाए जाते हैं। तो इनमें ऐसा क्या कारण है, क्या परिवर्तन है, इन सभी को इस चैप्टर में हम लोगों को इसको पढ़ना होता है। तो यूनिट नंबर 2 जो होती है ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, और यही वो यूनिट है जो कि आसानी से समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगी, समझ आता है, लेकिन ये स्टूडेंट को आसानी से समझ में नहीं आती, इसके ऊपर काफी मेहनत करना होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल यूनिट हम लोग कह सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि केवल एकदम सरल होती है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैप्टर नंबर जो 7 होता है जिसमें कि हम मानव रोग और मानव स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मानव स्वास्थ्य क्या होता है। तो मानव शरीर से ही केवल स्वस्थ नहीं होता है, मानसिक रूप से भी होना चाहिए। इस चैप्टर में हम लोग शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक स्वस्थ मानव क्या होता है, अस्वस्थ मानव क्या होता है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे हम लोग। क्योंकि संक्रामक रोग जो कैसे फैलते हैं, असंक्रामक रोग शरीर में चूंकि होते हैं, उनको फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो शरीर में स्वयं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रोगों के बारे में बेसिक जो टर्म्स होती है उसको समझेंगे, शब्दावली को समझेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग रोग जनकों को समझेंगे। रोग जनक का मतलब होता है कि जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो रोग जनक में विभिन्न प्रकार के जनक आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जीवाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकती है, जैसे फंगस इन्फेक्शन वगैरह होता है।
इसके अलावा जो है परजीवी भी होते हैं, है ना। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जो है रोग फैलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमको दिया है रोग जनक, तो सबसे पहले हमको परजीवी क्या होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, फंगस क्या होती है, इनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। और मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, ठीक है। अब जैसे कि जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, फंगस से होने वाले रोग, परजीवी से होने वाले रोग, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि परजीवी से होने वाले रोग, तो यहाँ पर परजीवी से होने वाले सारे रोगों की क्या है यहाँ पर सूची दे दी हुई है। तो जैसे मलेरिया परजीवी से होता है, कौन से परजीवी से होता है ना, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। तो हम जब मलेरिया चैप्टर पढ़ेंगे या मलेरिया का जो टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा प्लाज्मोडियम नाम का एक जो है पैरासाइट होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी आरबीसी सेल्स के अंदर जो है अपनी लगातार मल्टीप्लिकेशन करता है, आरबीसी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। आरबीसी सेल्स जब डिस्ट्रॉय होती है तो हीमोजोइन निकलता है, और यही जो हीमोजोइन होता है ये एक टॉक्सिक पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है, जो कि हमारे शरीर में फैलता है और जिसके कारण की क्या होता है, व्यक्ति को ठंड लगती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है मलेरिया को पढ़ेंगे, डेंगू को पढ़ेंगे, चिकनगुनिया को पढ़ेंगे। अब चिकनगुनिया किससे होता है, तो वायरसेस से होता है। फाइलेरिसिस किससे होता है, एस्केरिस जो कहना चाहिए कृमि होते हैं, जो कृमि होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे कि टाइफाइड जो होते हैं, टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो यहाँ जीवाणु से संबंधित रोगों में हम लोग पढ़ेंगे। निमोनिया, अमेबिस, रिंगवर्म, ये फंगस से होने वाले रोग हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे रोगों की सूची तैयार करेंगे, जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, फंगस से होने वाले, परजीवी से होने वाले जितने भी रोग हैं। तो रोग क्या होता है, किससे होता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे उनको रोक सकते हैं, है ना, और ये ना हो तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, इन सब टॉपिक के ऊपर लेकर के हमको एक एक टॉपिक को कवर करना है। इसके साथ में ही अब ये रोग तो मानव के शरीर में हो गए। अब ये रोग इसलिए हुए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या होती है कि इम्यूनिटी पावर होती है, किसी रोग से लड़ने की क्षमता होती है। अगर आपको कोई रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीवाणु आपके शरीर में चला गया, चाहे वो वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी, एवरीथिंग, वो आपके शरीर में चला गया, वो तो उसने क्या किया, आपको संक्रमित किया, केवल आपको संक्रमित किया, आप इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन आप बीमार नहीं हुए। बीमार हम कब कहेंगे, बीमार हम तब बोलते हैं जब आपकी बॉडी क्या करती है, कुछ लक्षण दिखाना प्रारंभ करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि निमोनिया का जो बैक्टीरिया जो है डिप्लोकोकस निमोनी है ना, वो अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के शरीर में चला गया, तो इसका मतलब वो है कि वो संक्रमित हुआ है अभी। लेकिन जैसे ही क्या होगा, उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होगी, थोड़ा सा उसको घबराहट होने लगेगी, जब वो अपनी जांच कराएगा तब उसको पता चलेगा कि हाँ निमोनिया के सूक्ष्म जीवाणु अपनी वृद्धि कर रहे हैं। तब उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे कि ये रोग हो चुका है। तो संक्रमण क्या होता है, रोग की दशा क्या होती है, इनको हम लोगों को पढ़ना है। तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, तो जिस रोग के प्रति हमारे शरीर में इम्यूनिटी नहीं होती है ना, तो उनसे संबंधित हमको क्या है, इम्यूनिटी दी जाती है। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर में भी तो होती है, तो हम यहाँ पर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। तो प्रतिरक्षा तंत्र, हम लोग जब, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो, उसमें विभिन्न प्रकार के रोग होने की क्षमता होती है, लेकिन पैदा होने के साथ साथ में ही उसको कुछ क्षमताएं दी जाती है, तो वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त जो है प्रतिरक्षा तंत्र होता है। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे के पैदा होते ही उसको एक दिन बाद जो है एडीपीटी का टीका लगाया जाता है, यानी कि इसमें प्रतिरक्षा तंत्र को हम बाहर से दे रहे हैं, है ना। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है, एक्वायर्ड किया हुआ होता है। और इनसे संबंधित जो रोग होते हैं, ठीक, ताकि ये जो रोग ना हो, उनके प्रति जो है एंटीबॉडी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाए, तो प्रतिरक्षा तंत्र में हम लोगों को ये पढ़ना है। इसके अलावा हम देखें कि प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत ही टीके का निर्माण किया जाता है। टीके का निर्माण इसलिए किया जाता है कि मतलब टीकों के द्वारा ही जो है प्रतिरक्षा तंत्र या एंटीबॉडी को जो है मनुष्य के शरीर में क्या किया जाता है,
प्रविष्ट कराया जाता है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि संक्रामक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। संक्रामक की श्रेणी में आते हैं, जिसमें कि कैंसर सबसे ज्यादा भयानक रोग होता है, और इसी के साथ साथ में HIV रोग होता है, ठीक है। अब HIV एक वायरस होता है, और उससे होने वाला जो रोग होता है वो कहलाता है एड्स कहलाता है। इसके अलावा मानव शरीर पर विभिन्न प्रकार की केवल बीमारियां ही जो है प्रभाव नहीं डालती, बल्कि जो यौवन अवस्था होती है, जिसमें कि 16 से 20-25 वर्ष की आयु, या सामान्यतः 18 वर्ष की आयु के जो युवा होते हैं, उनमें नशीले पदार्थ की बहुत ज्यादा जो है लत लगने की संभावनाएं होती है, क्योंकि ये फेज ऐसा होता है कि जिसमें अगर किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए कि कोई लत लगती है, तो क्या होता है कि उसमें उसके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने की जो है बहुत ज्यादा अधिक संभावना होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों को ये करना है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले चैप्टर में हमने सूक्ष्म जीवाणुओं का शरीर पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में देखा। इस चैप्टर में हम सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग अलग अलग क्षेत्र में करेंगे, जैसे कि खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग करेंगे हम, औद्योगिक उत्पादन में, है ना, और वाहित मल उपचार के अंदर, ऊर्जा के अंदर उत्पादन करेंगे। अब देखो खाद्य पदार्थों में कैसे हम उपयोग करते हैं। तो खाद्य पदार्थों में आपने देखा होगा कि जितने भी खाद्य पदार्थ होते, चाहे वो टोस्ट हो, इसके अलावा ब्रेड हो, इसके अलावा जो भी स्पॉन्जी खाद्य पदार्थ होते, चाहे इडली डोसा हो, इन सब में क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन आपके जो कहना चाहिए कि शराब जो निर्माण होता है उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग होता है। इसके अलावा जो दही उत्पादन होता है उसमें भी सूक्ष्म जीवाणुओं का जो है उपयोग किया जाता है ना। तो इस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि